नमस्कार दोस्तों, कल हमने संस्कृत व्याकरण में संधि का आरंभिक ज्ञान देखा, संधि देखी, संधि होती क्या है, संधि किस अनुभाग के अंतर्गत आती है किसी भी भाषा के रूप में, और उसमें फिर मैंने आपको एक सामान्य परिचय दिया कि दो तीन प्रकार के इसके विभाग हम जनरली कर सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मूलतः 5 संधियाँ होती है, लेकिन एक स्कूली शिक्षा के स्तर पर 3 संधियाँ पढ़ना अनिवार्य और आवश्यक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और फिर मैंने आपको बताया कि स्वरों पर जो आधारित होती है संधि, उस संधि को कहते हैं स्वर संधि। एक छोटी सी बात मैंने आपको ये भी बताई कि जब 2 वर्णों में कोई क्रिया होगी तो बीच में प्लस का निशान होगा और उस निशान के पहले वाला पद पूर्व पद कहलाएगा और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाएगा। स्वर संधि में क्या होगा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर होंगे। जैसे, और आपने वर्णमाला में पढ़ा ही होगा कि स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, ली। ये मूलतः 5 स्वर हमारे मूल ग्रंथों में पाए जाते हैं। स्वर संधि का एक बहुत सरल भाग है दीर्घ संधि। बहुत सरल स्वरों पर आधारित संधि स्वर संधि, जिसमें क्या होगा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण, या इसको ऐसा कहो कि प्लस के जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद स्वर ही होगा। ऐसा जो स्वर होगा प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद, उस संधि को हम कहेंगे स्वर संधि। ऐसी एक स्वर संधि का नाम है दीर्घ संधि, जिसके लक्षण यहाँ लिख लेते हैं। अलग अलग सूत्र भी है लेकिन बहुत सरल सी भाषा में। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया ये 5 मूल स्वर। इसको देखिए, अ, यद्यपि आप पहले वर्णमाला को एक छोटे से उसमें पढ़िए कि वस्तुतः अ और आ दोनों की वर्तनी भी सेम है, दोनों में मूलतः कोई भेद नहीं है, अ ही आ है, बस दोनों में ह्रस्व और दीर्घ का भेद है। अ ह्रस्व है या अपन, और ये दीर्घ है। सरल सी भाषा में कहें तो ये छोटा है, ये बड़ा है। जैसे कि आप सब जानते ही है वर्णमाला में छोटा ऊ, बड़ा ऊ इत्यादि। बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं। अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है। ये ई ह्रस्व है, ये ई दीर्घ है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं, मूलतः दोनों एक ही वर्तनी है, दोनों का उच्चारण भी ए ही है, ई ही है। ये भी ई, ये भी ई, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है। इसी प्रकार आप ऊ को देखिए, ये भी ह्रस्व है और ये दीर्घ है। दोनों के उच्चारण में, दोनों की वर्तनी में कोई विशेष अंतर नहीं, हल्का सा छोड़ करके। तो ये ह्रस्व, ये दीर्घ। इसी प्रकार से आप री को देखिए, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। इन दोनों की वर्तनी में बहुत छोटा सा फर्क है लिखने में, बाकी मूलतः इनका उच्चारण एक समान ही है जनरल सी भाषा में। दीर्घ संधि में क्या होगा कि जब अ और अ होंगे तो उनको मिला करके आ होगा। अब आप इसको मिटा दीजिए, यहां देखिए, कुछ भी बहुत सरल। जब अ और अ होंगे, अब आप इसको अ को अ कहिए, आ कहिए, एक ही बात है। मैंने आपको बता दिया अ और आ में वस्तुतः कोई भेद नहीं, दोनों की वर्तनी थोड़ा सा अंतर है, दोनों का उच्चारण भी लगभग बराबर है, सेम है। और अ मिलेंगे तो आ कहलाएंगे दीर्घ संधि में, क्योंकि ये दीर्घ है। मैंने आपको लिखा है दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ को हम बड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। और अ होंगे तो आ होंगे, ये संधि होगी यहाँ। इसी प्रकार से ई और ई होंगे। अब आप इस ई को चाहे ये कहिए, चाहे ये कहिए, ई और ई मिलेंगे तो इनके स्थान पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। तो दीर्घ क्या है, ई का, बड़ी ई, ऐसा होगा। जब ऊ और ऊ मिलेंगे, अब आप इसे ये भी देखिए, चाहे छोटा ऊ कहिए, चाहे बड़ा ऊ कहिए, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ होगा, क्योंकि संधि का नाम ही है दीर्घ संधि। तो बड़ा ऊ कौन सा होगा, ये होगा। इसी प्रकार से री और री,
अभी आप यहाँ ह्रस्व ले लीजिए, चाहे इसको दीर्घ कर दीजिए, दोनों के स्थान पर दीर्घ री होगा। और री नाम का ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ वर्ण होता ही नहीं है, इसीलिए दीर्घ संधि में इन चारों का ही समन्वय देखा जाएगा, कंपोजिशन आपको दिखेगा। और इसी कंपोजिशन के आधार पर दीर्घ संधि का बहुत सरल, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपके ये अंगुलियों पर यह ज्ञान चढ़ता जाएगा। दूसरी बात, दीर्घ संधि का एक सामान्य सा लक्षण है, आपको संधि करने में कम समस्या आएगी, लेकिन जब आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको समझने में एक छोटी सी ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि दीर्घ संधि वहाँ होती है जहाँ दोनों वर्ण यानी प्लस से जस्ट पहले और प्लस से जस्ट बाद दोनों वर्ण समान होंगे। जैसे देखिए आप, ये प्लस है, प्लस से जस्ट पहले अ है अथवा आ है, अ और आ में कोई भेद नहीं। प्लस से जस्ट पहले और प्लस से जस्ट बाद दोनों वर्ण समान। आपने यहाँ अ लिखा, इसको आप आ भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी अ और अ हो तो भी आ होगा, अ और आ हो तो भी आ होगा, आ और अ हो तो भी आ होगा, और आ हो तो भी आ होगा। इसका मतलब ये कि जब धन के अथवा प्लस के पहले या प्लस के बाद में दोनों वर्ण समान हो तो वहां दीर्घ संधि ही होगी। ये दीर्घ संधि का एक लक्षण है, पता लगाने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, ई और ई मिलेंगे तो भी दीर्घ ई होगी, ई और ई मिलेंगे तो भी दीर्घ ई होगी, ई और ई मिलेंगे तो भी दीर्घ ई होगी, और दोनों बड़ी ई मिलेंगे तो भी संधि दीर्घ ई होगी। संधि दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण करेगी, अभी हम देख लेंगे अभ्यास में। इसी प्रकार उ और उ मिलेंगे तो भी उ होगा, उ और उ मिलेंगे तो भी उ होगा, उ और उ मिलेंगे तो भी उ होगा, और दोनों उ बड़े बड़े मिलेंगे तो भी दीर्घ संधि में उ ही होगा। ये इसी प्रकार री इत्यादि में अभ्यास करते जाएंगे। अभ्यास के लक्षणों से हमें एक ज्ञान और क्लियरेंस की ओर जाता जाएगा। अब बहुत सरल सा उदाहरण देखते हैं हम, जैसे दैत्य धन अरि। अब आप देखिए, ये प्लस है, इसके पहले वाला पूर्व पद है, इसके पहले वाला बाद वाला उत्तर पद है। सामान्य सी बात, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दूसरी बात, आपको स्टेप बता दूं, मैं यहां जरा स्टेप लिख देता हूं इसके जानने के। सबसे पहले पता लगाइए पूर्व पद उत्तर पद। ये पता लगाना बहुत सरल है, क्योंकि प्लस के जस्ट पहले है वो पूर्व पद, प्लस के जस्ट बाद है वो उत्तर पद, सीधी बात है। इसको मिटा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। स्टेप्स देखिए संधि के। दूसरा, प्लस के जस्ट पहले वाला यानी पूर्व पद का अंतिम और प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण कौन सा है। देखिए आप, ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये क्या है अ। ये देखिए य में कौन सा स्वर लगा हुआ है, य में लगा है अ। यदि आप देखिए अ लगा है यानी य है, आ लगा होता तो या होता, ई लगी होती तो ई होती, दीर्घ ई होती तो ई होती। ऐसे उ इत्यादि इत्यादि आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब यहाँ आपने अ निकाला, फिर यहाँ देखिए पूर्व पद का प्लस के जस्ट पहले क्या है, यहाँ भी अ है। अब देखिए संधि होती है दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण करने के लिए। जब अ और अ मिलेंगे दोनों, अब इसको देखिए, ये इसके नियम है। जब अ और अ मिलेंगे तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, आ होगा, सीधी बात है, क्योंकि दीर्घ संधि है। ये आप पता न भी करें, आपको ये ध्यान रटा हुआ न भी हो तो बहुत सरल सी बात है। आप वर्णमाला को याद रखिए, आपने पहले दूसरी इत्यादि क्लासों में पढ़ी ही हुई है, और वहां आपको पता होगा छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ लिख भी दिया था और आप जानते ही हैं इसको वर्णमाला के रूप में। अ और अ मिलकर आ बनेंगे। अब जब आपने यहाँ से अ निकाल दिया तो ये व्यंजन आधा हो गया, उसको अब यहाँ लिखिए। इसके आगे वाले को आगे ही लिखिए, पीछे वालों को पीछे लिखिए। सबसे पहले पीछे वाला लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सरल है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपने अ निकाल दिया है, क्या बचा, री बचा, वो ही लिखना है, ये री। अब आपने य से अ निकाल दिया तो यह कैसा बचा, आधा। कोई भी वर्ण तभी पूरा होगा जब उसमें स्वर लगेगा। तो आपने य में से अ निकाल दिया, यह आधा बचा, जिसको कैसे लिखेंगे वर्तनी में, दैत्य, ऐसा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब इसको ओनली मिलाइए, इसका संयोग कीजिए, कुछ भी नहीं, एक एक अक्षर लिखते जाइए। इसको देखिए आप,
आप यहाँ भी सिस्टम से लिखेंगे, आपको यहाँ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यहाँ सिस्टम चूक जाएंगे, यहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे क्या लिखना है। अब कुछ भी नहीं, आपको सीधा इस, आपकी आंखें अब यही हो इस पर, इसको जैसा भी है वैसे का वैसे उतारिए। दैत्य, अब यह आधा है, कोई भी स्वर आगे है और स्वर से पहले वाला व्यंजन यदि अधूरा है तो स्वर उसमें जुड़ेगा ही 100%। यह आधा है, स्वर आ है, आ जुड़ेगा, या हो जाएगा, तो या और फिर बच्चा री, दैत्यारी। बहुत सरल। ये आपको अ का उदाहरण हो गया। ऐसे उदाहरण आप स्वयं भी अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। जैसे आप अपनी कॉपी में 2-4 अभ्यास कीजिए। एक और उदाहरण बता दूं मैं आपको आ का, तो वो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो इसका पहला स्टेप हुआ पूर्व पद और उत्तर पद का ज्ञान करना। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि प्लस के पहले व बाद वाले वर्ण का ज्ञान, वर्ण को निकालना। नंबर 3 क्या होगा, आपने देखिए यहां से प्लस के जस्ट पहले वाले को इसको निकाला, प्लस के जस्ट बाद वाले इसको निकाला, ये दूसरा स्टेप हो गया। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, 2 वर्णों के स्थान पर 1 वर्ण करना। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे अभ्यास करते जाएंगे आपके हाथों में ये चढ़ता जाएगा। इसको लिखने की आपके सामान्य ज्ञान के लिए, बाकी इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा स्टेप होगा 2 वर्णों के स्थान पर 1 वर्ण करना। एक वर्ण कैसे होगा, संधि के नियमों के अनुसार। अभ्यास आपको पता लग जाएगा कौन सी संधि है, कैसे इसकी ग्रोइंग होती है, डेवलपमेंट होता है, आगे चढ़ती है ये ऐसा। और नंबर 4, अब आपने दोनों वर्णों के स्थान पर 1 वर्ण कर दिया, ये 1 वर्ण हो गया, ये नंबर 3। चौथा स्टेप क्या होगा कि इसके अलावा जो भी बचा हुआ भाग है इन दोनों को निकालने के बाद उसको लिखना, आगे वाले को आगे लिखना, पीछे वाले को पीछे लिखना, शेष वर्णों को लिखना या शब्दों को लिखना, क्रम में ही लिखना ऐसा। और नंबर 5, सभी को मिलाना, संयोग करना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यद्यपि इसकी कोई 100% आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात आपके पास है, आपकी पुस्तक में है, आपकी कॉपी में, तो आप कोई भी संधि दे दे, आप स्टेप बाय स्टेप जाते जाइए, आपका हल ऐसे ही निकलेगा। अंततः यही सभी चीज़ का समाधान के लिए नियम के रूप में काम आएगा। दूसरी बात, इसको मिटा देते हैं, अब आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आपको जरूरत हो तो। दूसरा उदाहरण लेते हैं एक बार समझने के लिए। जैसे ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बहुत सरल, सब जानते हैं आप, विद्या धन आलय, आप सभी जानते हैं। फिर इस नियम को फॉलो कीजिए, पूर्व पद उत्तर पद का ज्ञान कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है ज्ञान करने जैसा। प्लस के पहले वाला पूर्व पद, प्लस के बाद वाला उत्तर पद, ये आपने ज्ञान कर लिया। उसके बाद नंबर 2 कि इन दोनों में प्लस के जस्ट पहले वाला वर्ण निकालिए, प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण निकालिए। प्लस के जस्ट पहले क्या है, आपको दिख रहा है जो स्वर, वो स्वर है आ। विद्या, नहीं समझ में आ रहा, आप वर्णों को बोलिए, विद्या, आ, भानु, उ, कवि, ई इत्यादि। हमारे ये 6ठी क्लास के विद्यार्थी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आ, और यहां भी आपको क्या है, आ, दोनों आ है। संधि होती है 2 वर्णों के स्थान पर 1 वर्ण के लिए। ऐसा आप सिंबल बना दीजिए। ये 2, इससे क्या पता लग रहा है, ये 2 वर्ण है। इससे क्या पता लग रहा है, 1 वर्ण है। आ और आ मिलकर क्या बनेंगे, इस नियम में लिखा हुआ है, देखिए, आ और आ मिलकर, ये आ और आ मिलकर आ बनेंगे। ये नंबर 3 का स्टेप हो गया। नंबर 4 का स्टेप यथाक्रम में लिखना। आपने आ निकाल दिया, अब जो बचा उसको आप यहाँ लिखिए। विद्य क्यों रहा, क्योंकि कोई भी स्वर निकलने के बाद कोई भी व्यंजन शेष आधा ही रहेगा। विद्य, आ, आपने आ निकाल दिया है, क्या बचा, लय। अब इसको मिला दीजिए। 5वां स्टेप संयोग करना है।
तो विद्य, द्य आधा है, आगे स्वर है, व्यंजन आधा है, आगे स्वर है, उसमें मिलेगा ही विद्या लय। इस प्रकार ये संधि भी, ये इसका एक स्टेप है। आप एक उदाहरण है, आप इसको पूर्ण अपने अभ्यास के द्वारा कीजिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, आप अपने पुस्तक में नियमों को देख करके, इस वीडियो को देख करके कॉपी में इनका समाधान कीजिए। जैसे शेषावतार, इसको कीजिए अपने कॉपी में। नंबर 4 रामानुज, नंबर 6 अनलानील। जैसे मैं लिख देता हूं, आप इसको करके लाइए कॉपी में और अपने इस ज्ञान को सुदृढ़ कीजिए। ये हो गया अ का। इसी प्रकार अब मैं आपको एक ई का दिखा देता हूं, एक ऊ का दिखा देता हूं, एक री का दिखा देता हूं। ये ज्ञान आपके लिए सरल हो जाएगा। सरल होगा ना बच्चों? बहुत सरल होगा जी। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों रामकेश कि अ और आ में कोई भेद नहीं है। अ और आ में ह्रस्व और दीर्घ का ही भेद है। दोनों की वर्तनी में भी कोई भी अंतर नहीं है। आप देखिए, आप अ को भी ऐसे ही लिखेंगे, आ को भी ऐसे ही लिखेंगे। मूल स्वर तो इसमें अ ही है, लेकिन इसको आप दीर्घ बताने के लिए एक विशेष संदर्भ का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ई और ई में कोई भेद नहीं, दोनों की वर्तनी सेम है, दोनों का उच्चारण भी सेम है मूलतः, यद्यपि उच्चारण में अंतर भी है बड़ी क्लासों के लिए, लेकिन एक स्कूल शिक्षा के लिए इसका इतना कोई महत्व नहीं। जब पीयूष जैसे बच्चे प्रवेश करते हैं, बच्चे आपके लिए यही आवश्यक है कि आप इससे बोलना सीखें, इसका उच्चारण सीखें, उस भाषा के छोटे छोटे नियम सीखें। बहुत अच्छा बेटा रामकेश। इसी प्रकार अब आप ई को लीजिए, एक छोटे छोटे एक उदाहरण कर लेते हैं। एक ई का, एक ऊ का, एक री का। ऐसा मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, आप अपनी कॉपी में करके लाना। पीयूष करके लाएगा, लोकेश करके लाएगा, सुखदेव करके लाएगा, अलग अलग बच्चे करके लाएंगे और कल अपने गुरुजी से चेक करवा लेना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ई का उदाहरण देखिए, जैसे कवि धन इत्र। अब देखिए आप, बहुत सरल, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण निकालिए, ये प्लस अंतिम वर्ण होगा इसमें ई। ये उत्तर पद, इसका पहला वर्ण निकालिए, इसका पहला वर्ण दिख रहा है ई। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको यहाँ देखना है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये पूर्व पद है, प्लस के जस्ट पहले वाला पूर्व पद, प्लस के जस्ट बाद वाला उत्तर पद। इसका अंतिम वर्ण निकालिए ई। कवि, वी में ई आ रहा है, ई निकालिए। इत्र में ई दिख रहा है, ई निकालिए। अब दोनों के स्थान पर एक वर्ण होगा। देखिए आप, ई और ई मिलकर क्या बनेंगे? ई। इस संधि का नाम ही पीयूष दीर्घ संधि है, बड़ा वर्ण ही होगा ऐसा, तो ये ई होगा। अब कुछ भी नहीं, आपने तीसरा स्टेप कर लिया। चौथा स्टेप क्या होगा? बचे हुए वर्णों को लिखना। आपने ई निकाल दिया है, वह आधा बचेगा, क्योंकि कोई भी व्यंजन जब तक स्वर है तब तक ही पूरा है, स्वर गया व्यंजन अधूरा। कव, ई, आपने ई भी निकाल दिया है, क्या बचा? त्र। अब मिलाइए, दीर्घ ई है, इसकी वर्तनी में आपको ध्यान रखना है। दीर्घ ई कैसे लिखते हैं? क वी, क्योंकि ई दीर्घ ई है, इसको दीर्घ ई ऐसा लिखना पड़ेगा। आपने यहाँ छोटी ई लिखी है, लेकिन दीर्घ है तो पीयूष आपको बड़ी ई करनी होगी। ठीक है ना रामकेश? ठीक है। और बाद में त्र बचा है, लिखिए कवित्र। बहुत सरल। अब मैं आपको 2 उदाहरण और लिख के देता हूँ, आप अपने घर पर करके लाइए। ये मैंने आपको ह्रस्व का बता दिया, एक और देख लेते हैं। जैसे श्रीधन ईश, बहुत सरल। आप ये, मैंने आपको यहाँ ह्रस्व ई यानी छोटी सी बात कहे तो छोटी ई, अब यहाँ दोनों बड़ी ई है, देख लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों को देखकर घबराने की आवश्यकता पीयूष नहीं है। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, इसका अंतिम वर्ण, पहला वर्ण होगा ई। पूर्व पद का अंतिम वर्ण दीर्घ ई, उत्तर पद का पहला वर्ण दीर्घ ई। चाहे छोटी है दोनों,
चाहे दोनों बड़ी है, लेकिन इनके स्थान पर संधि के रूप में दीर्घ ई ही आएगी, क्योंकि संधि का नाम ही दीर्घ संधि है। और ये दीर्घ संधि है, ऐसा आप पता कैसे लगाओगे? ये पता आप ऐसे लगाओगे कि जब दोनों वर्ण समान है तो दीर्घ संधि ही होगी। इसे पता है, इसको आपको ऐसे लगाना है, जब दोनों वर्ण समान है। दोनों वर्ण कौन से? प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद। जब दोनों वर्ण समान है तो वहां दीर्घ संधि ही होगी। तो ई दोनों के स्थान पर ई ही होगा। आपने ऐसे ई निकाल दिया है तो स्र आधा बचा, क्योंकि आपने ई लगाया था तो श्री हुआ। स्र आधा बचा, ई यहां से भी आपने ई निकाल दिया है। कहाँ निकाला? ये। अब कहाँ गया? ईस में। फिर क्या बचा? शह। ठीक है पीयूष? श्री शह। ठीक है ना प्रभु? हाँ बेटा, ऐसा अभ्यास घर पे करना। मैं आपको 2 उदाहरण और देता हूं, इसका अभ्यास आप घर पे कीजिएगा। जैसे रविंद्र, और लीजिए अग्नि का। इन 2 उदाहरणों का अभ्यास आप घर पर करके लाइए। अब जैसे ये ऊ और री, इनका अभ्यास कल करेंगे और ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपकी जो भी समस्या है, प्रभु, पीयूष, रामकेश, लोकेश, आप अपनी समस्याओं को लिख के लाइए। कल इसका अभ्यास और करेंगे। धन्यवाद।